नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल और हमास के बीच पिछले 2 साल से चल रहे युद्ध को रोकने और गजा में शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मीडिया के सामने एक प्रस्ताव रखा। व्हाइट हाउस में ट्रंप इस प्रस्ताव को जब पेश कर रहे थे उस समय उनके साथ इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। 20 बिंदुओं पर आधारित इस शांति योजना की मुख्य बातें ये हैं कि दोनों पक्ष यदि इस पर राजी होते हैं तो गजा में लड़ाई रुक जाएगी, हमास इस्राएली बंधकों को रिहा करेगा और गजा के प्रशासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति योजना को ऐतिहासिक कदम बताया और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसका समर्थन किया, लेकिन हमास की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लगातार 2 साल की हिंसा के बाद आए इस प्रस्ताव पर हमास ने कहा है कि वो प्रतिक्रिया देने से पहले समूह के भीतर और दूसरे फलस्तीनी गुटों के साथ चर्चा करेगा, यानी हमास की प्रतिक्रिया आने में अभी कई दिन लग सकते हैं। लेकिन इस योजना की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा शांति प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए हमास को 3 या 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस्राएली और अरब नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और अब हम सिर्फ हमास का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका हमास के खात्मे के लिए इसराइल को पूरा सहयोग देगा। इस शांति योजना के तहत यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं तो भविष्य में फ़लस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का रास्ता भी खुल सकता है, लेकिन ये इतना आसान और स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि इस योजना का मतलब फ़लस्तीनी राष्ट्र का निर्माण नहीं है और इसराइल इस विचार का पूरी ताकत से विरोध करेगा। खैर, नेतन्याहू इतना जोर देकर फ़लस्तीनी राष्ट्र के निर्माण की संभावना को भले ही खारिज कर रहे हों और अरब जगत के तमाम देश इस योजना के समर्थन में भले ही दिख रहे हों, लेकिन ये भी साफ दिख रहा है कि ईरान और कतर से उलझने के बाद मध्य पूर्व में नेतन्याहू जिस तरह से घिरे हुए हैं उसका उन्हें अच्छी तरह से एहसास हो रहा है, खासकर तब जब ईरान के मामले में अमेरिका भी उस तरह से इसराइल के समर्थन में नहीं आ पाया जिसकी उम्मीद नेतन्याहू कर रहे थे। नेतन्याहू की यह स्थिति तब और स्पष्ट तौर पर दिखी जब गजा के लिए शांति योजना की घोषणा से पहले व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी को फ़ोन किया और 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर हुए हमलों के लिए माफ़ी मांगी। कतर हमास और इसराइल के बीच शांति वार्ता का मध्यस्थ भी रहा है और शांति वार्ता में दोबारा शामिल होने के लिए कतर ने यह शर्त रखी थी कि इसराइल अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे, और फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगने के लिए बाध्य भी कर दिया। यही नहीं, नेतन्याहू ने कतर से यह भी कहा कि भविष्य में भी कभी इसराइल कतर की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेगा। इस फ़ोन कॉल के बाद जारी एक बयान में कतर ने कहा कि वो गजा में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता के लिए तैयार है। हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा इसराइली नागरिकों की मौत हुई थी। उस हमले के दौरान हमास ने 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया था। हमास के साथ संघर्ष विराम समझौतों और आईडीएफ के प्रयासों से अब तक 207 बंधक इसराइल लौट चुके हैं, लेकिन 48 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। हालांकि कई बंधकों के बचने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल ने गजा में हमास को ख़त्म करने के मकसद से जो जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया, उस अभियान में अब तक 66,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इसके अलावा 1,68,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी घायल हुए हैं। इसराइल ने इसी साल ईरान पर भी हमला किया था। अमेरिका ने भी इसराइल का साथ देने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया और आखिरकार अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि ईरान ने इस चेतावनी के साथ युद्ध विराम किया कि यदि दोबारा उस पर हमले होते हैं तो वो इससे भी भयानक जवाबी कार्रवाई करेगा। हमास के ठिकानों की आशंका में इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर भी मिसाइल हमले किए, जिसने कतर को भी नाराज़ कर दिया। अब नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगनी पड़ी है। मध्य पूर्व के किसी राष्ट्र से माफ़ी मांगना इसराइल के लिए एक दुर्लभ घटना है। हालांकि इससे पहले 2010 में भी नेतन्याहू ने तुर्की से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि इसराइल ने गजा में मदद के लिए जा रहे तुर्की के मावी मारमारा फ्लोटिला पर हमला कर दिया था।
दरअसल कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने कतर से माफ़ी मांगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो दृश्य नेतन्याहू और इस्राइल कभी नहीं भूल सकते, जब नेतन्याहू के संबोधन शुरू करते ही ज़्यादातर देशों के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप हॉल से बाहर चले गए थे। वैश्विक जगत की इस नाराज़गी के पीछे वजह यह है कि इस्राइल ने कतर पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सभी नियम तोड़ दिए थे। कतर एक ऐसा देश है जिसने मध्य पूर्व के कई संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि इस्राइल और हमास के बीच मध्यस्थता में भी उसकी अहम भूमिका रही है। इसीलिए कतर पर हमले को इस्राइल की निरंकुशता के रूप में देखा गया और यूरोपीय सहयोगियों समेत कई देशों ने इस्राइल से किनारा कर लिया। यानी इस्राइल पर अंतर्राष्ट्रीय जगत का ज़बरदस्त दबाव साफ दिख रहा है। यही नहीं, नेतन्याहू अब तक हमास के साथ वार्ता के भी खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें इसके लिए भी राज़ी होना पड़ा है। घरेलू स्तर पर भी नेतन्याहू घिरे हुए हैं और अपनी नीतियों के चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कतर से माफ़ी मांगने के बाद उन्हें और भी ज़्यादा घरेलू विरोध का सामना करना पड़ेगा। साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू अपने हार्ड लाइन एजेंडे से पीछे हटते दिख रहे हैं। चूँकि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी इसराइल के साथ खड़े होने से हिचक रहे हैं, जिनकी वास्तव में इसराइल के निर्माण में अहम भूमिका रही है। ऐसे में इसराइल वैश्विक जगत में पूरी तरह से अलग थलग होने का जोखिम नहीं उठा सकता। नेतन्याहू को ये एहसास अच्छी तरह से हो गया है। अमेरिका भी एक सीमा तक ही उसका साथ देगा, ये ईरान युद्ध से उसे पता चल गया। हालांकि उनके सामने चुनौती एक और है। यदि नेतन्याहू इस शांति समझौते को पूरी तरह मान लेते हैं और ये लागू हो जाता है, तो वे घरेलू स्तर पर बुरी तरह से गिर जाएंगे। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी कई कट्टरवादी पार्टियों के साथ सरकार चला रही है। ये पार्टियां गजा से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहती हैं। वहीं नेतन्याहू पर बंधकों के परिजनों का भी दबाव है। खैर, शांति प्रस्ताव पर हमास ने अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि बहुत संभव है हमास इस प्रस्ताव को नकार दे, क्योंकि दोनों के बीच भरोसे की भारी कमी है। न तो हमास इसराइल पर भरोसा करता है और न ही इसराइल हमास पर। इससे पहले भी जब संघर्ष विराम हुए, वो भी बहुत कारगर नहीं रहे।